हाय गाइस, आई होप आप सबने नरेंद्र मोदी की रीसेंट स्पीच तो सुनी ली होगी, जिसके अंदर ही हैज आस्क्ड द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू नॉट बाय गोल्ड, टेक लेसर फॉरेन ट्रिप्स एंड यूज ऑयल जुडिशियसली एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा? दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखो गाइस, एक चीज़ समझो। अगर सब एज यू नो दैट द ईरान इजराइल वॉर हैज़ बीन ऑन, और रिसेंटली थोड़े टाइम के लिए सीज फायर ज़रूर हुआ है, बट थिंग्स एज पर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट्स इट सीम्स लाइक दैट थिंग्स आर फार फ्रॉम ओवर एंड इसके अंदर आगे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गोल्ड और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले कर्ब करने के लिए क्यों बोला है। देखो, अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स की बात करें ना, तो रूपी जो है ना, इट हैज़ मैसिवली डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर। और आप ये समझ लो कि रूपी जो है ना, वो एशिया के अंदर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब इसके ना कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो क्या है ना, सबसे पहला रीज़न ये है कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, first thing is that they have been consistently selling their stocks in the Indian markets and they are moving their money out of India. अब होता क्या है ना, जैसे ही वो रूपी, सिंपल सी बात है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इंडिया में आते हैं तो वो डॉलर्स को सेल करके रूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट व्हेन दे हैव टू टेक देयर मनी बैक टू देयर कंट्रीज, तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेल डॉलर, दे विल सेल रूपी एंड अल्टीमेटली दे विल कन्वर्ट इट बैक इनटू डॉलर्स। तो जब वो इंडिया से बाहर निकलते हैं तो रुपी की सेलिंग की जाती है और फॉरेन करेंसीज को बाय किया जाता है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी जो है ना, वो डेप्रिशिएट करने लग जाता है अक्रॉस कंपेयर टू अदर कंट्रीज करेंसी। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात समझो, अगर इंडियन मार्केट से इतना पैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा गिर जानी चाहिए। लेकिन ऐसा उतने उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर पैसा निकला। लाइक अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करूं तो 2.24 लाख करोड़ रुपीस जो है ना, वो इंडियन मार्केट से बाहर जा चुके हैं, राइट। लेकिन उसके बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स उतनी नहीं गिरी हैं, इट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं रही हैं लेकिन बहुत बढ़ भी नहीं रही है। ऑल्दो देयर हैव बीन पीरियड्स जब ये थोड़ी गिरी भी हैं ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद पुल बैक आ जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इंडिया के अंदर ना जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन इन्वेस्ट कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारी तरह लोग, वो क्या कर रहे हैं, एसआईपीस कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना, जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं इंडिया से बाहर, उतना ही ये लोग वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स तो स्टेबलाइज हो गई, लेकिन करेंसी जो है ना, वो डेप्रिशिएट करने लग गई है बहुत बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ क्या हुआ, ऑन टॉप ऑफ इट, एज यू नो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब लास्ट ईयर तो कम्प्लीटली टैरिफ्स चलते रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ये जो इन्वेस्टर्स जो थे ना, इनको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई। देखो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि वो रुपी डेप्रिशिएट करेगा अगर वो बाहर निकलेंगे, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बाहर निकल क्यों रहे हैं। देखो, यू नो कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं, वो कंपनीज जो है ना, दे आर गोइंग टू डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इंडिया जो है वो वर्ल्ड का एआई सेंटर नहीं है, ठीक है। एआई सेंटर्स कौन कौन है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, जापान इज़ डूइंग अ गुड जॉब, चाइना इज़ डूइंग अ गुड जॉब, एंड यूएस मार्केट्स डेफिनेटली इज़ डूइंग अ गुड जॉब देयर। तो हो क्या रहा है ना, इन सबको इन सारी एफआईआईज को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इंडियन मार्केट्स के अंदर ना एआई के ऊपर इतना फोकस नहीं है, और इंडिया के अंदर उनके पास उतनी कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है। एंड दैट इज़ वाई व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दे आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। जितना ये कंट्री से बाहर निकलेंगे, एज आई हैव जस्ट सेड, उसकी वजह से रूपी जो है ना, वो डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। रूपी डेप्रिशिएट करेगा तो उसका इम्पैक्ट मैसिवली हमारे ऊपर आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखो, इंडिया जो है ना आज भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। मेजॉरिटी हमारी, हम इंपोर्ट जितना करते हैं हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स वी आर नेट इम्पोर्टर्स। और जब से ये ईरान इजराइल की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो अराउंड 80-90% तक इंक्रीज़ कर गए हैं। मतलब क्रूड ऑयल जो था वो बिफोर द वॉर हैड बिगन इट वाज $55-58 पर बैरल के अराउंड जिसका रेट चलता था, वो इंक्रीज़ कर चुका है टू अराउंड $100 प्लस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का ना जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत मैसिवली बढ़ गया है। और साथ में इंडिया का जो सेकंड नंबर पर जो इम्पोर्ट है, दैट इज़ गोल्ड। अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ ना,
तो 2022 के अंदर इंडिया जितना गोल्ड इंपोर्ट कर रही थी दैट वाज अराउंड $36 बिलियन, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये नंबर आ चुका है, डबल हो चुका है इन 4 ईयर्स टू अराउंड $72 बिलियन। और अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो इट इज़ अ 24% इंक्रीज इन गोल्ड, ठीक है। तो हो क्या रहा है ना, अब सिंपल सी बात है, गोल्ड भी डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड है और क्रूड ऑयल भी डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड है, और इंडियन करेंसी जो है ना वो एक तो डेप्रिशिएट भी कर रही है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, और दोनों, और गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना इंडिया के फाइनेंसेस पे बहुत इम्पैक्ट आने लग गया है। इंडिया इज़ एक्चुअली फेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है ना वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली द रियल कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब रुपी इतना डिप्रिशिएट करने लग जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आरबीआई जो है उसको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब आरबीआई के पास ना फॉरेक्स रिजर्व्स किस ट्यून में है, अराउंड 720 to 750 बिलियन डॉलर्स के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, डॉलर रिजर्व्स हैं, कि कभी अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर जाए और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर या तो मार्केट में आकर आरबीआई जो है वो रुपी की वोलेटिलिटी को कम कर सकता है, और सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूजेज जो होता है वो फॉरेक्स रिजर्व्स का, वो इम्पोर्ट्स होता है, कि कभी अगर मान लो करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट करती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपने डॉलर्स को यूज़ करके हम अपने इम्पोर्ट्स को आराम से मैनेज कर पाएँ। अब हुआ क्या, मार्च के अंदर जब वॉर हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर करेंसी बहुत शार्पली डिप्रिशिएट करना स्टार्ट कर गई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो आरबीआई है उसने अराउंड $30 बिलियन के जो रिजर्व्स थे उनको स्पेंड कर दिया, जिससे रुपी के फॉल को रोका जा सके। कैसे रोका जाएगा, या लॉजिकली सोचो, अगर फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल, जितने भी एफआईआईज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एफआईआईज जो थे वो इंडिया से बाहर जा रहे थे, तो उनको क्या है ना, उनको दे वांट टू कन्वर्ट देयर रुपी इनटू डॉलर्स। अब उनको डॉलर में अगर वो मार्केट से खरीदने जाएंगे तो होगा क्या, मार्केट में तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी बहुत डॉलर्स की, और डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर के प्राइस बढ़ने लग जाएगा और रिलेटिवली रुपी का वैल्यू गिरने लग जाएगा। लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मार्केट के अंदर आरबीआई आकर डॉलर्स को सेल कर दे तो होगा क्या, मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी वजह से डॉलर उतना राइज नहीं करेगा कंपेयर टू रुपी, और कहीं ना कहीं हम रुपी की डेप्रिसिएशन को हम थोड़ा सा स्टॉल कर पाएंगे, थोड़े टाइम के लिए रोक पाएंगे। दैट इज़ समथिंग विच कैन बी डन। लेकिन आरबीआई जो है ना वो सारे के सारे रिजर्व्स को रुपी को प्रोटेक्ट करने में नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अभी ना व्हाट द इंडियन थिंक टैंक इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इज कि ये जो वॉर जो है, ये जो प्रॉब्लम्स जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो चल रही हैं लास्ट 2 ईयर्स से, ये आगे भी इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ वेरी वेरी हाई, और अगर ऐसा होगा तो उनको एक और इम्पॉर्टेंट टाइम के लिए अपने रिजर्व्स को अपने पास सेफगार्ड करके रखना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई इतनी ज़्यादा भी हेल्प नहीं कर पा रही और इतना ज़्यादा भी रुपी को डिप्रिशिएट करने से नहीं रोक पा रही। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नरेंद्र मोदी क्या बोलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं बेसिकली कि व्हाट डू यू कॉल, कि सबसे पहले क्या होगा कि आप गोल्ड को ना खरीदो, गोल्ड को नहीं खरीदोगे तो इससे क्या होगा, गोल्ड जो है ना वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है, अगर डॉलर की चीज़ों को कम खरीदा जाएगा, इंपोर्ट कम किया जाएगा, तो थोड़ा हमारी करेंसी को स्टेबलाइज होने में हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। साथ में अगर हम फॉरेन ट्रिप्स कम करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे, तो हम अपने रुपी को सेल करते हैं, बाहर की करेंसीज़ को बाय करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी करेंसी और डिप्रिशिएट करती है। साथ में क्रूड ऑयल के उन्होंने बोला है कि पेट्रोल को भी यूज़ करने की कम कोशिश करो, ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम ओनली, ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे कि आप पेट्रोल की डिमांड को थोड़ा सा कम कर पाओ, बिकॉज मेजॉरिटी जो ऑयल जो आ रहा है बेसिकली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की तरफ से आ रहा था थ्रू ईरान। अब वहाँ से प्रॉब्लम आपको एज यू ऑलरेडी नो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ हैज़ बीन क्लोज्ड एंड वहाँ से शिप्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो इसकी वजह से ऑयल जो क्रूड ऑयल जो है वो उतना इंडिया तक पहुँच ही नहीं पा रहा। तो और इंडिया के पास ना इतनी ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व्स रखने के लिए टैंक फैसिलिटी नहीं है। हम 45 डेज़ तक की ही फैसिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंट्री। अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान के पास 9 मंथ्स की कैपेसिटी है, मतलब अगर 9 मंथ्स तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद भी रहता है और उनके पास ऑयल नहीं आता तो दे विल नॉट केयर, उनकी कंट्री आराम से मैनेज कर लेगी। लेकिन हमारी कंट्री सिर्फ 45 डेज़ तक ही मैनेज कर सकती है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्रूड ऑयल बढ़ा जो है उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे किस तरीके से आ सकता है। देखो होता क्या है ना, क्रूड ऑयल के ना कई सारे यूजेस हैं।
क्रूड ऑयल जो है ना उससे वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को फीड करता है, ठीक है। लाइक अगर मैं अगर अपनी पहले रिटेल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात करते हैं, देखो हमारे लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर ना उतना इम्पैक्ट अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ने का हमारे ऊपर उतना डे टू डे एक्टिविटी में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, बट इंडस्ट्री लेवल पर द इम्पैक्ट इज ऑलरेडी विजिबल। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एविएशन सेक्टर, एविएशन जो है हमारे जितने भी प्लेन्स हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल जो होता है, अब उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर भी आपका क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो एटीएफ के प्राइस बढ़ जाएंगे, एटीएफ के प्राइस बढ़े तो सबसे पहले तो क्या होगा, एविएशन कंपनीज के मार्जिन कंप्रेस होंगे क्योंकि उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये उनका मेजर कॉस्ट है उनकी, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, दे विल हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस। अगर मैं साथ में बात करता हूँ पेंट इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल पेंट जो है उसके अंदर पेंट बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर सॉल्वेंट्स एंड पिगमेंट्स एंड रेजिन्स, इन सब के लिए। अब क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं। अब इंडिया के अंदर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या कर रहा है, इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर बनाकर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सेल करता है। अब क्योंकि क्रूड ऑयल उनको ही एक्सपेंसिव मिला तो दे विल हैव टू पास ऑन द कॉस्ट, तो वो लोग पास ऑन करेंगे इस कॉस्ट को। जब वो पास ऑन करना स्टार्ट कर देंगे तो पेंट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं लॉजिस्टिक्स की बात करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की, आज जितनी भी चीज़ें हमारी कंट्री में हम इजीली अवेल कर पा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर, अपैरल स्टोर्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, हम कहीं पे भी जाते हैं, वी गेट एवरीथिंग देयर। वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट तो करनी पड़ती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू अस, और वो ट्रांसपोर्टेशन किस पे हो रहा है, ट्रक्स पे हो रहा है मेजॉरिटी, ठीक है। और अगर ट्रक्स पे होगा, और डीजल के प्राइसेस जो है ना वो रिटेल लोगों के लिए, मतलब हम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए तो कम कर दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं कंपनीज़ की बात करता हूँ, जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, उनको हाई प्राइस पर ही डीजल के प्राइसेस मिलते हैं एट दिस पॉइंट। और अगर हाई प्राइस पे मिलेंगे इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो हमारे ऊपर उसका कॉस्ट को पास ऑन करेंगे। ऐसे ही करके अगर मैं बात करूं पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यही होता है। अब जितने भी फूड आइटम्स या कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप पैक हो रहा है आपका, उन सारी चीज़ों, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है वो भी क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती है। अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब क्या है ना, अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ की कॉस्ट जो है ना वो बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर वो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे ऊपर जो है ना इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या था, अभी तक हमारे लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए गए गाइस? देखो इसका ना सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिक्स। क्योंकि अभी क्या था, बहुत ही मेजर इलेक्शंस थे, लाइक बंगाल का इलेक्शन था, आसाम में इलेक्शन था, तमिलनाडु में इलेक्शंस थे। अब होता क्या ना, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देती तो फिर उनको इलेक्शंस के अंदर वोट लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती। तो होता क्या है ना, गवर्नमेंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रही थी, दे वर फोर्सिंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट कर रही थी फॉर अस, उनको बोला कि सारे लॉसेस अभी के लिए आप ले लो और अभी आप लोगों तक पास ऑन मत करो, नहीं तो फिर लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली दे विल नॉट बी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने प्राइजेस अभी तक तो नहीं बढ़ाए, लेकिन अब एज यू नो कि अब इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने ये क्लियर इंडिकेशन सिग्नल्स देने भी स्टार्ट कर चुकी है कि अब आने वाले टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ ये पेट्रोल के प्राइसेस ही बढ़ जाएंगे, ऊपर से क्या हो रहा है ना, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे। देखो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको एट द एंड ऑफ द डे क्रूड ऑयल की या ऑयल की डिमांड को कम करना है, गोल्ड की डिमांड को कम करना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको प्राइजेस इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। प्राइस इंक्रीज करेंगे तभी लोग कम यूज़ करेंगे रिलेटिवली, और ये हम इस पोजीशन से निकल सकते हैं। गोल्ड के साथ भी यही हुआ। 2 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये प्रॉब्लम कि प्लीज़ आप इसको कम गोल्ड को बाय करो, वेडिंग्स अगर आ रही हैं 1 साल के लिए कोशिश करो कि आप गोल्ड को ना खरीदो और आप फॉरेन ट्रिप्स ना लो। बट नाउ व्हाट ही हैज़ डन, आज सुबह की ही अनाउंसमेंट आई है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। पहले 6% की ड्यूटी थी, अब 15% तक कर दी है।
अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, गोल्ड के प्राइजेस अब मार्केट में और इंक्रीज कर जाएंगे। अब गोल्ड के प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस इज द बेस्ट वे कि गवर्नमेंट जो है ना वो गोल्ड की डिमांड को थोड़ा कर्ब करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ समझो, रुपये की डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, रुपये की डेप्रिसिएशन को रोकना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं रुकता है तो हमारी कंट्री को बहुत मैसिव नुकसान होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करेगा, हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और आ जाएंगे। और देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो वैसे भी आ रहा है। अगर आप लॉजिकली सोचो कि अभी गोइंग फॉरवर्ड, एज आई हैव जस्ट गिवन यू ऑल द कंडीशंस के क्रूड ऑयल के ऊपर कितनी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, राइट। अगर इतनी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होंगी और उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हमारी ही बढ़ने वाली है। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पर इन्फ्लेशन नंबर्स विल राइज। इन्फ्लेशन नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो फिर होगा क्या, और भी कंट्री को अपने इंटरेस्ट रेट्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा। हो सकता है दैट RBI माइट हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड, बट दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि अभी ये चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस, देखो अभी प्रेडिक्ट करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट, जिस तरीके से थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड, उसके बाद हमें समझ आएगा कि अब यहाँ से RBI का क्या स्टांस होना चाहिए। बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वाइट डिफिकल्ट टाइम्स आर लाइंग अहेड। हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि जो सीज फायर की चीज़ें चल रही थी अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। देखो ऑल्दो वॉर नहीं हो रहा है, ऑल्दो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं आए हैं फ्रॉम अमेरिका, लेकिन आप ये भी सोचो लास्ट 1.5 मंथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड ही है। और अगर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इसका मतलब प्रोडक्ट्स जो है ना वो उतना फ्री फ्लो नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम दैट प्लेस, और इसकी वजह से पूरी नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब एवरीवन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम इट। अब सिंपल सी बात समझो, जैसे ही ये गोल्ड की न्यूज़ आई ना, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के ऊपर हम अब अपना इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, गोल्ड और जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज है ना इनके ऊपर बहुत मैसिव इम्पैक्ट आ गया। क्योंकि जिस दिन दो दिन पहले जब नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप प्लीज़ गोल्ड कम खरीदो, तो उस दिन से ही मार्केट जो है ना ज्वेलरी कंपनीज के स्टॉक्स गिरने लग गए। आप ये समझ लो कि जितनी भी मेजर ज्वेलरी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स जो है वो 10 to 20% तक लास्ट 2-3 डेज के अंदर ही डाउन हो चुके हैं। जिसके अंदर सबसे पहले किसका नाम आता है, कल्याण ज्वेलर्स का नाम आता है, टाइटन का आता है, PN गडगिल का आता है, स्काई गोल्ड, सेनको गोल्ड, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर वर्क कर रही हैं, इनके ऊपर बहुत मैसिव इम्पैक्ट आया है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। देखो सिंपल सी बात समझो, इससे होगा क्या, गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट। और अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे जो बाइंग पैटर्न्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। आप लॉजिकली सोचो, देखो अब देखो वेडिंग की जो डिमांड है ना फिर भी थोड़ी रेजिलिएंट होती है, क्योंकि अब देखो जिसको शादी करनी है, एंड यू नो इन इंडिया वेडिंग इज़ अ बिग इवेंट, और उसके अंदर क्या होगा ना, उसकी डिमांड जितनी है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी उतनी डिमांड पूरी कर लें, तो उसकी डिमांड डायनामिक्स आर स्टिल क्वाइट रेजिलिएंट। लेकिन बाकी जो हमारी जो हम डे टू डे नीड्स के लिए जो हम गोल्ड खरीदते हैं उसकी डिमांड काफ़ी हद तक डिप करने के चांसेस रहते हैं। और जब भी गोल्ड के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑल्दो हमें पता है लास्ट 1 ईयर के अंदर भी अगर आप देखो तो गोल्ड के प्राइस 80% से इंक्रीज कर गए, राइट। और इसका इम्पैक्ट ज्वेलरी कंपनीज के ऊपर डेफिनेटली आया, लेकिन उन्होंने फिर भी ना दे स्टिल परफॉर्म्ड वेल। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा बाइंग पैटर्न किस तरीके का हो जाता है, या तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अब जो सीरियस गोल्ड बायर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्योर गोल्ड वाली प्रोडक्ट्स जो है ना वो खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ऐसी टाइप की ज्वेलरी जिसके अंदर मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी गोल्ड एक्सपेंसिव है, मेकिंग चार्जेस और एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो हम जितना भी गोल्ड खरीदें उतना ही बेटर है। तो दे ट्राई टू बाय मोर प्योर गोल्ड, 24 कैरेट 22 कैरेट, उसके ऊपर ज़्यादा, एक तो वो वाले सेगमेंट की मार्केट होती है, ठीक है। और दूसरी मार्केट कौन सी होती है, ऐसे टाइप के लोग जिनको गोल्ड ज्वेलरी चाहिए फॉर डे टू डे यूजेज। अब उसके अंदर क्या रहता है, जैसे 9 कैरेट 12 कैरेट 14 कैरेट की जितनी भी जो लोअर कैटेगरी ऑफ गोल्ड होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है ना, गोल्ड कम होता है और डायमंड और बाकी की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मतलब उसके अंदर मेकिंग चार्जेस तो ज़्यादा होते हैं बट ओवरऑल उसका वो डिज़ाइन के ऊपर प्ले करते हैं।
तो हो क्या रहा है ना, जितनी भी कंपनीज हैं जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया या टाइटन हो गया, इन सब के ना जितने भी जैसे कल्याण ज्वेलर्स का है कैंडियर, या फिर या व्हाट यू कॉल टाइटन का है आपका मिया, ये जितने भी ऐसे टाइप के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो लोअर एंड वाली ज्वेलरी के अंदर जा रहे हैं, बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाली टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना दे स्टार्ट डूइंग वेल। तो ऐसा होता है ना, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा ज्वेलरी कंपनीज के ऊपर, बट इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अगर मैं Q4 FY26 के अगर मैं रिजल्ट्स देखता हूँ ज्वेलरी कंपनीज के, तो दे हैव पोस्टेड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। लेकिन अब ये वाला क्वार्टर तो कंप्लीट हो गया, अब देखना ये पड़ेगा कि Q1 के अंदर, Q1 FY27 के अंदर ना इन ज्वेलरी कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। बट डेफिनेटली ये कंपनीज जो हैं इनके स्टॉक्स जो हैं 10 to 20% डाउन जरूर चले गए इस न्यूज़ की वजह से, बट इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। ऑल्दो आई बिलीव कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा, बट स्टिल इट रिमेन्स टू बी सीन कि होता क्या है आगे जाके। क्योंकि अगर गोल्ड लास्ट 1 ईयर के अंदर भी 80% तक प्राइजेस बढ़ गए थे, तो अगर 80% प्राइस बढ़ने के बाद भी इफ़ दे वर एबल टू डू वेल, तो 6 से 15% अगर हो भी जाता है तो आई बिलीव शायद दे वुड बी एबल टू कोस्ट थ्रू। लेकिन देखना पड़ेगा, वी नीड टू ट्रैक दीज कंपनीज फर्स्ट। तो लेकिन आपको अगर मैं ओवरऑल बेस पे एक आइडिया दे दूँ ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग क्वाइट सीरियस, और आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट माइट हैव टू टेक सर्टेन मोर स्टेप्स टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। और हमें इससे एक और चीज़ समझ जानी चाहिए कि हमारी कंट्री जो है ना वो कम्प्लीटली रेजिलियंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, और क्रूड ऑयल डेफिनेटली इज़ वन ऑफ देम। और गोल्ड भी, अब क्योंकि गोल्ड इज़ समथिंग विच स्टिल कैन बी कर्ब्ड ऑफ, ठीक है ना, तो अभी गवर्नमेंट इसीलिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रही है। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसका इम्पैक्ट, जो मोदी की स्पीच जो है ना उसका बेसिक रीज़न क्या है। दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एज एन एनालिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।